लास्ट टाइम हम देख रहे थे ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। आई होप ये सब कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। किसी को समझ में नहीं आया तो यू मे रेज योर हैंड, वी विल रिपीट दैट। और ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट के बाद में ऑब्वियसली इंडिया वो जो था, इट वाज हैविंग ट्रेड डेफिसिट विद ब्रिटिश। तो ये ट्रेड डेफिसिट में अगर एक कंट्री के पास में सरप्लस में ज्यादा पैसा है, तो ऑब्वियसली किसी के पास में अगर ज्यादा पैसा है तो किसी के पास में कम होगा। तो वो पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक सिंपल सी चीज है। इंडिया अगर है, ठीक है, इंडिया के पास में अगर माइनस में है, पैसा डेफिसिट है, और दिस इज योर यूके, ब्रिटेन के पास में पैसा जो है प्लस में है। ऑब्वियसली ये जो पैसा है, ये पैसा किसका है? इंडिया का है, जो इनके पास में है। प्रोडक्शन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, वो अलग चीज है। बट बैलेंस तो ऐसे ही होता है ना, किसी के पास में पैसा ज्यादा, पैसा किसी के पास में कम। तो इनके पास में जो पैसा था, ऑब्वियसली कॉलोनी थी तो बहुत लीगल तरीके से तो कुछ किया नहीं था। सो हुआ ये रहा था कि जो ये सरप्लस जो है ना, इस सरप्लस का वो यूज कर रहे थे कि हम होम चार्जेस के लिए। क्वेश्चन आएगा ये, व्हाट आर होम चार्जेस? होम चार्जेस मतलब इंग्लैंड के जो लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग बाद में वॉइस रॉय आए, सिविल सर्वेंट्स आए, ऑफिसर आए, उन सबकी सैलरीज, उन सबके पेंशन, ठीक है, उनके रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? ये लोग अपने घर पे पैसे भी तो भेजते होंगे अपने फैमिली को, वो उनकी पेंशन जो हो गए वो। इंटरेस्ट पेमेंट और इंडिया एक्सटर्नल डेट, इंडिया के नाम पे जो डेट लिया था इन्होंने बाकी कंट्रीज से, या इंडिया बाकी अगर जो ब्रिटेन से लोन दिखा के लिया तो उसका जो पेमेंट है वो इसमें से एड ऑन कर देते। तो मतलब एवरीथिंग जो भी नेगेटिव में हो सकता है इंडिया के लिए, दैट वाज डन। ये सबको बोलते हैं होम चार्जेस। होम चार्जेस वही जो भी खर्चा आ रहा है ब्रिटेन का इंडिया पर रूल करने का, ऑफिसर की सैलरी, लोन्स, वो सबका सब जो पेमेंट होगी, दैट इज नोन एज ट्रेड सर, दैट इज नोन एज होम चार्जेस। और वो होम चार्ज का पेमेंट कहाँ से हो रहा था? ट्रेड सरप्लस में। ऑब्वियसली ज्यादा पैसा है तो यही तो पे करेंगे। बट सीधी सी बात है, वो पैसा इंडियंस का था। इसीलिए इंडिया, अगर नोटिस करोगे, स्टोरी भी सुनी होगी, कोहिनूर और हीरा और वो सब, इंडिया गोल्डन स्पैरो। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद में इंडिया का डिटीरियोरेशन हुआ एंड इंडिया बिकेम अ पुअर कंट्री। इट वाज नॉट, हम कभी से ऐसे नहीं थे। इट हैपेंड आफ्टर ब्रिटिश इन्वेजन, इट हैपेंड आफ्टर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। उससे पहले इंडिया वाज अ रिच कंट्री, प्रॉस्परस कंट्री, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरा जो वर्ल्ड था इंडिया को एक अलग नजर से देखता था, बिकॉज इट हैड द रेपुटेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड प्रॉस्परस कंट्री। अभी वो सिचुएशन नहीं है, एंड द होल ऑफ द ब्लेम दैट गोज टू colonizers। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे, ये एक मैप है, एंड दिस मैप इज शोइंग द ट्रेड रूट्स। ट्रेड रूट्स में मैं कुछ सिटीज दिखा देता हूँ तुम्हें। सी, दिस इज द सूरत, गुजरात में सूरत, सबको पता होगा, ठीक है। ये गोवा है, ये हमारा वेस्टर्न घाट वाला कोस्ट है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ये मद्रास है, ओल्डर नेम ऑफ योर चेन्नई। और ये मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में, इसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। हुगली पोर्ट, ये कहाँ पे है? बंगाल में। यहाँ पे मस्कट, ओमान की कैपिटल, ये वाला। बंदर अब्बास, ये नाम देखो, बंदर अब्बास। बंदर क्या होता है? बंदर नहीं है ये, बंदरगाह वाला बंदर है। पोरबंदर सुना होगा ना तुमने, महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस। ये बंदरगाह होता है। बंदरगाह को क्या बोलते हैं? जहाँ पे पोर्ट होते हैं, ठीक है, उसका नेम है। सो ये सीरिया का अलेप्पो, ये रेड सी, ये सारे ट्रेड रूट्स हैं। यहाँ पे से इंडिया का ट्रेड हो रहा था इन द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। यहाँ इंडिया से कुछ चीजें जा रही थी, कुछ चीजें इंडिया में आ रहे थे। ऑब्वियसली उस टाइम पे हम लोग यहाँ से ऑयल एंड पेट्रोल, जो पेट्रोलियम जो आ रहा है, वो सब नहीं ले रहे थे, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया के पास इतना कार और ये सब नहीं था कि हमें पेट्रोलियम चाहिए। तो ये वाले लोग इंडिया पे डिपेंडेंट थे, इनको इंडिया से चीजें चाहिए थी, इंडिया को इनसे ऑयल एंड गैस नहीं चाहिए था। बिकॉज सी द टाइम 17th सेंचुरी, नोबडी हैड अ मारुति और हुंडई कि उनको गाड़ियों गाड़ियों में पेट्रोल डालना है, ठीक है। ये तो जब हमने पूरा हमने सिस्टम देखा इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी कैसे पूरा मैच हो रही है, मतलब लिंक हो रही है। इकोनॉमी जब लिंक होती है एक दूसरे से, तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। यू गेट प्रॉफिट्स,
कुछ लोगों को जॉब्स मिलती हैं, कुछ लोग माइग्रेट कर देते हैं, हमने कैरेबियन वाले लोग देखे थे, उनको माइग्रेट करने को मिला। ठीक है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज कैसे होंगे, ये देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज हैपेंड इन 1914 टू 1980। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, डेट्स फॉर एमसीक्यूज, योर डेट्स आर इंपॉर्टेंट। 1914 टू 80 हुआ क्यों ये? बिकॉज यूरोपियन जो थे उन्होंने फाइट किया आपस में। आपस में किस बेसिस पे फाइट किया? कि हमें कॉलोनीज चाहिए। कॉलोनीज मतलब टुकड़े चाहिए जमीन के, अफ्रीका में, एशिया में, उसके बेसिस में फाइट थी ये। जब फाइट की शुरुआत हुई तो कॉलोनीज पे क्या इम्पैक्ट आया? तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन लोग फाइट कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चन पक्का आने वाला है, तो ध्यान से सुनना है इसको। दो ग्रुप थे, एक ग्रुप एलाइज का, एलाई का मतलब होता है दोस्त, और दूसरे थे सेंट्रल पावर्स। ठीक है, ये सेंट्रल पावर ज्योग्राफी में अगर मैप में देखेंगे तो भी ये सेंटर में है, कॉर्नर्स में नहीं है, मतलब कोस्टल में इतना नहीं है, सेंटर में थोड़ा ज्यादा है इन पावर के कंपैरिजन में। जैसे वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रिटेन है, ये एलाइज हो गए। ब्रिटेन के साथ में इधर फ्रांस है, इसके ऊपर रशिया है। ठीक है, ये हो गए एलाइज। और इधर फ्रांस के जस्ट बॉर्डर पे जर्मनी, इधर ऑस्ट्रिया और हंगरी, और इधर नीचे ऑटोमन टर्की। जो ऑटोमन याद देख रहे हो ना, हमने वहां पे भी देखा था नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में। व्हाई इट इज नोन एज ऑटोमन टर्की? बिकॉज उस टाइम पे ऑटोमन का रूल था, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, और इसी वर्ल्ड वॉर में गेस करो कौन जीतेगा? यस, कौन जीतेगा, सेंट्रल पावर या अलाइज? बताओ, गेस करो। क्योंकि हमने नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में पढ़ा था एक चीज कि सर अलाइज। सर एलाइज जीतेंगी। अलाइज जीतेंगे, और हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि ये जो है ऑटोमन टर्की, इसने लूज किया था। और फिर इन्हीं लोगों को साथ में लेके महात्मा गांधी ने मुस्लिम्स को, उनकी सिंपैथी को यूज करके खिलाफत वाली जो मूवमेंट में इन लोगों को ऐड किया, तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बनाई। सो ये लोग ऑब्वियसली जीते, ये लोग हारे। पर ध्यान की, ऐसा नहीं है कि ये लोग नीचे वाले लोग, सेंट्रल पावर अगर जीत जाते तो वर्ल्ड कुछ डिफरेंट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज सबका मोटिव क्या था? कॉलोनीज। तो सब लोग कॉलोनीज बनाते। बस हम ये डिफरेंस होता है कि हम जो आज चीज इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मे बी वो जर्मन में पढ़ रहे होते हैं, या ऑस्ट्रियन लैंग्वेज में पढ़ रहे होते हैं, या हो सकता है फिर इनकी लैंग्वेज में, अरेबिक में, ऐसे कुछ और टर्किश लैंग्वेज होती है। वो डिफरेंस हो सकता है, बाकी ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। एक मिनट, यह संति का पूछ रहा हूँ। सर यूएसए ने वर्ल्ड वॉर वन के बाद ज्वाइन किया था अलाइज पावर को फिर। यस, यू यूएसए क्या है? क्रिकेट में और फुटबॉल में सबसे गेम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? बताओ, एनीवन? क्रिकेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है एज अ बैट्समैन? हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करूँ। क्रिकेट खेलता है कोई? तो क्रिकेट के अंदर एक चीज नोटिस करना, महेंद्र सिंह धोनी अभी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, क्या उसकी पावर कम हो गई है? नहीं। फिटनेस कम हो गई है? नहीं। क्या चीज कम हो गई है? टाइमिंग। टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो टाइम जितना अच्छे से करता है बॉल को। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, लाइफ में भी हमेशा हर जगह टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूएसए ने ना बाद में ज्वाइन किया, हम आगे देखेंगे बाद में ज्वाइन क्यों किया, और बाद में ज्वाइन करने के बेनिफिट क्या हुए। हमेशा ना जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज में। यूएसए ने भी जल्दी नहीं की, इन लोगों ने जल्दी जल्दी किया, और यूएसए ने जब बहुत सही टाइम था तब उसने अपना जंप इन किया वॉर में, और बहुत फायदा लिया। और दिस इज ओनली द रीजन इट हैज शेप्ड द इंटरनेशनल हिस्ट्री लाइक दिस। यूएसए जो है अभी पावरफुल कंट्री है, और बाकी ये लोग इतने पावरफुल नहीं है। यही रीजन था उसकी टाइमिंग का। अगर टाइमिंग ऊपर नीचे होती है, हर गेम में भी देखोगे, तो बहुत डिफरेंस होता था हर चीज का। तो वॉर बिगिन हुई 1914 के। ऑस्ट्रिया और हंगरी बहुत छोटी छोटी कंट्री, बट इनके नाम पे हुआ था। ऑस्ट्रियन कोई प्रिंस था, उसको मार दिया था सीरिया, साइबेरिया के किसी वहां पे। तो फिर उसके बाद में इन्होंने एलिगेशन लगाया था रशिया पे।
तो वो स्टार्ट हुआ था, फिर बाकी सब लोग एड ऑन हो गए थे। तो ऑलमोस्ट 4 साल तक ये हुआ। इसको वर्ल्ड वॉर क्यों बोलते हैं? देखो, पहली बार हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड, क्योंकि मेजर जो पावर है वो फाइट कर रही है। अब ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी थे, बट मेजर जो लोग आ जाते हैं तो उसको वर्ल्ड हमने बोल दिया। जैसे आज आज अगर यूएसए और चाइना वॉर करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ वर्ल्ड वॉर, बिकॉज मेजर पावर वही है। बाकी कंट्रीज उनका सपोर्ट करेंगे इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे पैसे देके करें चाहे वेपन्स देके करें, बट इट विल बी कॉल्ड एज अ वर्ल्ड वॉर। और वर्ल्ड में उस टाइम पे क्या था? मेन पावर थी इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रियल नेशंस। और हमारा इस चैप्टर में भी हम देखेंगे इंडस्ट्रीज का सबसे पहले इम्पैक्ट ये होगा कि इसको ये भी बोलते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। मॉडर्न क्योंकि क्या क्या चीजें यूज हुई हैं? सी दिस, मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, ये सबसे पहली बार यूज हुए, उससे पहले इतना यूज नहीं होता था। और ये कहाँ बनेंगे? वेयर विल दीज बी फॉर्म्ड? ये बनेंगे यहाँ पे, मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। यही रीजन है कि इस पूरी वॉर में जब तक यूएसए नहीं आया था तो ब्रिटेन वाज अ स्ट्रॉन्ग पावर, बिकॉज ब्रिटेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। इसके पास में पूरे रिसोर्सेज थे कि दिस कैन फाइट एंड दिस कैन फाइट विद फुल माइट। ठीक है। और दूसरी चीज, ब्रिटेन की इतनी पॉपुलेशन तो है नहीं कि वो सब सब लोग वॉर को करेंगे या सब लोग फाइट करेंगे। तो अगर किसी ने स्टोरी सुनी भी होगी, ब्रिटेन की जहाँ पे भी कॉलोनीज थी, स्पेशली इंडिया में, वहां के लोगों को रिक्रूट किया टू फाइट ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के बिहाफ पे फाइट करने के लिए इंडियंस को रिक्रूट किया, उनको उस आर्मी में डाल दिया, ब्रिटेन वाली आर्मी में, और ट्रांसपोर्ट कर दिया लार्ज शिप्स एंड ट्रेन। फिर तुम लोगों का एक क्वेश्चन होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंडिया के लीडर्स क्या कर रहे थे? उन्होंने अलाउ क्यों किया? एनी गैसेस? So can you please repeat the question? व्हाई डिड इंडियन लीडर्स डिड नॉट इंटरवीन? जब ऐसा कुछ हो रहा था तो उन्होंने ज्यादा कुछ क्यों नहीं किया? उन्होंने अलाउ क्यों किया कि फिर उस टाइम पे नेशनलिज्म कम थी। ऐसा नहीं है? नेशनलिज्म कम कैसे थी? 1905 में स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल वाला। ठीक है। 1919 में रॉलेट एक्ट। ठीक है। ये सब तो सही है, चंपारण सत्याग्रह, ये सब हो तो रहा था। कांग्रेस तो थी एटलीस्ट। कांग्रेस ने क्या किया पता है किसी को? महात्मा गांधी ने क्या किया? ओके, मैं बताता हूँ। तो कांग्रेस की डिमांड थी कि हमें ना इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस में ना दो पार्ट थे, किसी को याद हो नेशनलिज्म में, कि एक तो होता है डोमिनियन स्टेटस, हाफ इंडिपेंडेंस बोल सकते हो तुम इसको, स्वराज बोल सकते हो, सेल्फ रूल, लेकिन ऊपर पे है, ऊपर पे तुम्हारे पास में ये लेंगे, बोलो जान। सर उन लोगों ने मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अगर ब्रिटेन जीत जाता है तो उन्हें मतलब फुल इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी शायद। नहीं देनी पड़ेगी? फिर से हैंड रेज करो। डील तो हुई थी, डील ये मुझे नहीं पता तुम क्या करो, बट डील ये हुई थी कि हमें ना डोमिनियन स्टेटस, स्वराज दे देना, हम इंडियंस तुम्हारे लिए फाइट कर लेंगे। बट क्या मिला? नहीं। पहला मतलब धोखा था ये यहाँ पे इंडियंस का सबसे बड़ा मेजर वाला, कि डोमिनियन स्टेटस का प्रॉमिस किया था कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, वॉर में भेज दो। तो इंडियंस चले गए थे कि चलो हमें डोमिनियन स्टेटस, स्वराज मिल जाएगा। ऑब्वियसली ये मिडल वाली डिमांड है, फुल टाइम डिमांड फिर पूर्ण स्वराज है। पूर्ण स्वराज 1931 वाला, 1928 वाला जो डिक्लेरेशन। ठीक है। इसमें डिफरेंस है स्वराज और पूर्ण स्वराज में। स्वराज में डोमिनियन, स्वराज और डोमिनियन स्टेटस सेम है। उसके अंदर ये होता है कि आप जो है ना इक्वल लेवल पे हो, ऊपर जो आपके ब्रिटेन होगा पर। सर बट लेकिन नेहरू जी वगैरह ने तो मतलब मना ही कर दिया था कि हमें तो फुल इंडिपेंडेंस ही चाहिए, तो फिर ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन हुआ हाफ इंडिपेंडेंस? वो तो 1928 के बाद हुआ ना, उससे पहले तो ये तो वर्ल्ड वॉर तो पहले 1919 तक थी, 1914। और उसके बाद तो फिर ये भी थे ना, उस टाइम नेहरू और ये सब मेन लीडर जो थे, दे वर लाइक कि हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं अगर हमें बदले में कुछ मिल रहा है तो। ओके सर।
ओके, सो ये वाला डील था, इसलिए इन लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया। और यहाँ पे कितने लोगों की डेथ हुई? सीधे 9 मिलियन लोगों की डेथ हो गई एंड 20 मिलियन इंजरी हो गई। और अनथिंकेबल था ये, बिकॉज यहाँ पे जब तुम देखोगे तो ये सारी जो चीजें हैं, एयरक्राफ्ट, टैंक, मशीन गन्स, दे आर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बहुत सारे लोगों को एक साथ में दे कैन एग्जीक्यूट। पहले ऐसा नहीं होता था। सी दिस एम्यूनिशन फैक्ट्री, एम्यूनिशन, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने सारे आर्मामेंट्स हो रहे हैं। दीज आर द वॉर डिमांड्स। हुआ क्या, जो भी कंट्री जिसमें इंडस्ट्रीज थी ना, वही लोग सस्टेन कर पा रहे थे वॉर को, बिकॉज उनके पास में पैसा था, उनके पास इंडस्ट्री थी कि वो अपने फैक्ट्रीज में इतना प्रोडक्शन करे ताकि कंट्री जो है वॉर फाइट कर सके। और ये जो लोगों की डेथ हुई, 9 मिलियन डेथ, ऑब्वियसली ये कोई ओल्ड पॉपुलेशन नहीं थी, यंगर पॉपुलेशन थी। यंगर पॉपुलेशन मतलब सिर्फ आर्मी में जो लोग जाते हैं दैट आर ऑफ यंगर एज। ये लोग जो मोस्टली वर्किंग एज भी बोलते हैं इसको, वर्किंग एज, ताकि उसमें वो लोग काम कर सके। तो होगा क्या यहाँ पे, जब इन वर्किंग एज के लोगों की डेथ होगी, तो वर्किंग एज के लोगों की डेथ होगी तो फिर लेबर की शॉर्टेज भी हो जाएगी। और लेबर की शॉर्टेज होगी, हाउस होल्ड्स की इनकम भी कम होगी। ऐसा नहीं है कि अच्छा। एक चीज का और ध्यान दो, ब्रिटेन ने वैसे तो वॉर जीती थी, अभी हम आगे देखेंगे इम्पैक्ट, तब हम डिटेल में देखेंगे। बट उस वॉर को जीतने के बाद भी ब्रिटेन को बहुत सारे लॉस हुआ, बहुत सारा लॉस हुआ, फिर भी ब्रिटेन उतना गरीब, उतना इम्पैक्ट नहीं जितना इंडिया है। इंडिया को वॉर में नुकसान हुआ था, बट ब्रिटेन ने कवर अप कर लिया, बिकॉज ब्रिटेन के पास में कॉलोनीज थी उसको फंड करने के लिए। और यही सिचुएशन थी कि उन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया था पहले कि ठीक है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, बट जब टाइम आया, तो टाइम आने पे इन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बिकॉज उन्हें पता था कि अगर इंडिया हमारे हाथ से चला गया तो फिर हम दोबारा से गरीब हो जाएंगे, बिकॉज दे आर अर्निंग फ्रॉम इंडिया, कोई भले का काम नहीं कर रहे। तो इंडस्ट्री जो उससे पहले, जैसे अभी करंट में तुमने न्यूज सुना होगा, करंट के न्यूज में क्या था पहले, सीधे कि पहले जो प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन होते वक्त हमारे पास में क्या हो रहा था कि अभी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, सारी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया। इंडस्ट्री की जो ऑक्सीजन थी उसको डाइवर्ट करके उन्होंने शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन बनाने। वो होता है ऐसे। वॉर के टाइम पे क्या हुआ था कि जब ऑक्सीजन की कमी, ये वेपन्स का जब कमी हो गई थी, तो इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को डाइवर्ट कर दिया कि तुम जो है अभी सब लोग मिलकर वेपन्स बनाओ, वॉर रिलेटेड गुड्स बनाओ। और एक और चीज जिसमें देखना, सोसाइटी में क्या चेंज आएगा, विमेन जो है वो पावरफुल हो गए हैं, विमेन अभी जॉब करने लगे। यूरोप में उससे पहले कोई ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी विमेन की, फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर याद होगा तो। बट ये हो गया कि उसके बाद में मेन तो चले गए वॉर पे, एंड नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑन द शोल्डर्स ऑफ वुमेन। तो अब यूरोप की वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिली, दे कैन बी एम्प्लॉयड, दे कैन गेट इनटू द इंडस्ट्रीज। और उन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का यूज किया, और उसकी उसी की वजह से ऐसा है कि इंग्लैंड में और बाकी यूरोप में वुमेन आर मोर एम्पावर्ड देन एशियन कंट्री। दूसरी चीज, ये जो वॉर थी, वॉर के बाद में बहुत सारी कंट्री जो थी आपस में, उनके जो इकोनॉमिक लिंक थे खत्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज नाउ दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। जो यूएस वाली बात आती है, जो तुम्हारा डाउट था, वो बहुत अच्छी सिचुएशन थी। यूएस ने क्या किया, देखो, यूएस ने बहुत दूर बैठ के गेम देखा है अपना, ये जो वॉर वाला हो रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को वॉर में पैसा चाहिए था। पैसा क्यों चाहिए वॉर में? बिकॉज यू नीड टू प्रोड्यूस वेपन्स, सोल्जर्स को पेमेंट करनी है, कुछ भी चीजें खरीदनी है बहुत हाई लेवल पे, तो पैसा चाहिए। सो ब्रिटेन ने ऐसा किया कि ब्रिटेन ने लोन्स लिए। ब्रिटेन लोन कहाँ से लेगा? यूएस के बैंक से और यूएस की पब्लिक से। बिकॉज ब्रिटेन के बाद में अमेरिका ही ऐसा एक कंट्री था जिसके पास में उतना अमाउंट। सो दैट इज वॉज देयर। बट वॉर में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वॉर में वॉर हैज नाइदर लूजर्स नॉर एनी विनर्स। वॉर में हर कोई हारता है। जो जीत भी जाता है ना, उसको भी इन द एंड लॉस तो होता ही है, बिकॉज उसको रिटर्न नहीं मिलता जितना वो स्पेंड कर देता है। तो इस वॉर के खत्म हो जाने के बाद में व्हाट हैपेंड, जो ब्रिटेन का जो पैसा था वो वापस नहीं दे पाएंगे। मनी एंड क्रेडिट में देखा था ना हमने, तो ब्रिटेन का पैसा यूएस वापस नहीं दे पाएगा, सॉरी, यूएस का पैसा ब्रिटेन वापस नहीं दे पाएगा। तो ब्रिटेन के ऊपर डेट होगा, वॉर डेट बोलते हैं इसको। और ये वॉर डेट की वजह से यूएस भी रिच होएगा,
क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लोन पे ना कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि चलो इस साल नहीं दिया तो अगले साल दे देंगे। अगले साल नहीं दोगे तो इसका जो अमाउंट है उसमें फिर वो ऐड होगा तो और ज्यादा हो जाएगा। तो यूएस वालों ने एक बार तो लोन दिया, लेकिन उन्होंने इस चीज की अपॉर्चुनिटी मिली कि वो और ज्यादा रिच होते गए। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा। ये तो था वॉर। अब वॉर बेस्ड रिकवरी कैसे होगी? इतनी डिफिकल्ट चीज थी वॉर करना, लेकिन वॉर की रिकवरी के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले ब्रिटेन जो था प्री वॉर से पहले क्या था, ब्रिटेन वाज रिच, ठीक है। ब्रिटेन वाज ऑन नंबर वन पोजीशन हर जगह पे। सबसे ज्यादा पैसा किसने खर्च किया? ब्रिटेन ने। लोन किसने लिया? ब्रिटेन ने। बिकॉज इसका सब कुछ जो था दैट वाज ऑन स्टेक। अगर ये वॉर पे हार जाते तो इनकी पोजीशन लूज जाती, दैट इज व्हाई दे डिड दैट मच अमाउंट ऑफ लोन। बट एक चीज देखना, उससे पहले मैंने कल जो बताया था तुम्हें जो ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस वाला, उसके अंदर एक एग्जांपल ये था कि जब हमारे पास में ब्रिटेन ऐसे था यहाँ पे, और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही थी बहुत सारी चीजें, एंड दैट वाज गोइंग इनटू इंडिया, ठीक है। अभी क्या था, ब्रिटेन को खुद रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा चीजों की, तो उसके सोल्जर्स जा रहे हैं। तो ब्रिटेन वो क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट जो इंडिया में जा रहा है इस पॉलिसी को कट करेगा, बोलेगा नहीं हमें ही दे दो बिकॉज वॉर में हमें ज्यादा अमाउंट चाहिए। फिर भी ब्रिटेन को इतनी ज्यादा डिमांड हो गई, देखो डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम था, ब्रिटेन के अंदर डिमांड कम थी तो सप्लाई भी कम थी। सप्लाई वो इंडिया में जा रही थी, अब डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, तो ब्रिटेन वाली सप्लाई से काम भी नहीं चल रहा, तो ये लोग इंडिया से भी मंगाने लग गए, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज ने भी प्रोड्यूस किया ब्रिटेन के लिए वॉर के टाइम पे, बिकॉज बहुत ज्यादा अमाउंट थी ना, सब लोग काम कर रहे हैं सिर्फ एक ही फोकस। तो जैसे ही वॉर एंड होगी, पोस्ट वॉर क्या होगा, जो पोजीशन मैनचेस्टर की थी, जो पोजीशन ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज की थी कि इनको बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे बिकॉज ये लोग बाहर भेज रहे थे चीजों को, वो पोजीशन अभी चली जाए। बिकॉज ये जो डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया में क्या होगा कि इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन जाएंगी। लॉट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज हैड डेवलप्ड, कहाँ कहाँ पे, एशिया में, इंडिया एंड जापान जो इसकी टेरिटरी। और आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर, ठीक है, और डिफिकल्ट टू compete, क्योंकि हमें सबको पता है कि इंडिया की जो क्वालिटी थी और इंडिया के पास में एक्सपीरियंस भी था वो बेटर था। वो अलग बात है कि वो ब्रिटेन ने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू कुछ रूल्स बनाए उल्टे सीधे और फिर उन्होंने उसको ओवर पावर कर लिया। बट इंडिया ने एक बार कैप्चर कर लिया तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर ब्रिटेन टू बाउंस बैक। दूसरी चीज वही लोन वाला, वॉर एक्सपेंडिचर, लोन विद द यूएस। तो अभी तो क्या हो रहा है, देखो ये चीज, ब्रिटेन है, ब्रिटेन के पास में मान लो बजट है, एक पार्ट कहाँ पे जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट में यूएस को, एक पार्ट कहाँ पे जा रहा है, इंडिया में खर्चे हो रहे हैं उसको, ठीक है। पहले तो पैसा आ रहा था इंडिया से, इंडस्ट्री से भी कमा रहे थे, अभी वो सप्लाई होगी कट, इनपुट होगी कम, आउटपुट ज्यादा, तो क्या होगा, डेट जो है ना वो इंक्रीज होगा, ह्यूज एक्सटर्नल डेट। अच्छा, इकोनॉमिक्स में ना एक कंसेप्ट होता है, एक और चीज, मैं इस क्यों कंसेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हें वो याद ऐसे फिर रटने की जरूरत नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लॉजिक देखते जाना। इकोनॉमिक्स में ना हमेशा इकोनॉमी कैसे चलती है, साइन वेव का जो ग्राफ होता है ना वैसे चलती है इकोनॉमी। कैसे चलती है, मैं डायग्राम बनाता हूँ। इकोनॉमी के अंदर हमेशा एक बूम आता है, मतलब राइज करती है इकोनॉमी और फिर बस्ट। यहाँ पे वो राइज कर रही है, फिर इस लेवल से वो नीचे आती है। राइज कब करेगी, जब डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी। कब हो रहा था, वॉर के टाइम पे, ठीक है। इंडस्ट्री धड़ाधड़ प्रोडक्शन कर रही है, बहुत ज्यादा बना दिया। अभी वॉर खत्म हो गई है लेकिन इंडस्ट्री अभी भी बना रही है। मार्केट में डिमांड है ही नहीं, सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही है। डिमांड है नहीं, सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, जरूरत ही नहीं है फिर भी भेज रहे हैं। तो इस फेज को बोलते हैं, जब इंक्रीज होता है ना तो इसको बोलते हैं बूम, इकोनॉमिक बूम। ये कैसे रिलेटेड है, लार्ज इंक्रीज डिमांड में भी, सप्लाई में भी। और सप्लाई करेंगे तो इंडस्ट्रीज काम करेंगे, इनको और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। और जैसे ये बूम खत्म होता है,
बूम के खत्म होते फिर हमारे पास में प्रोडक्शन का जो है वो भी कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगी। अब इसके लिए प्रोडक्शन करें, वॉर तो है नहीं। सो दूसरी चीज गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने जो वॉर एक्सपेंडिचर होते हैं, ब्लोटेड मतलब ब्लोटेड हो जाता, ब्लोटिंग होती है ना, हमें ज्यादा हाई को बोलते हैं। अब होना क्या चाहिए, गवर्नमेंट को बीच में आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, बट गवर्नमेंट भी अपने जो खर्चे हैं, ठीक है, उनको कम कर देती है। गवर्नमेंट खुद भी स्पेंड करना कम कर देती है। अब गवर्नमेंट भी स्पेंड कम कर रही है, इंडस्ट्री भी प्रोडक्शन नहीं कर रही, तो फिर एम्प्लॉयमेंट कहाँ से? सो 1921 में इसकी वजह से बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुए, जॉब लॉस हुए। कितने हुए थे? 1 in every 5 ब्रिटिश वर्कर्स वॉज आउट ऑफ वर्क। 20% जो थे लोग अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी कोविड के टाइम पे, अभी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ टाइम बाद में, कोविड के बाद में ना वो होगा, स्लो डाउन आएगा, पूरे वर्ल्ड में आएगा। अभी तो ठीक है, थोड़ा बहुत रिकवरी वाले फेज में है हम, बट एक स्लो डाउन आने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी जो थी एक फेज में थी, अभी हॉल्ट हो गया है, हर सब कुछ इंडस्ट्रीज हैं रुक गई हैं, उसका इम्पैक्ट कुछ साल बाद आएगा। ठीक, ये तो था इंडस्ट्रीज के लिए वॉर में। ये वाला फेज को हम बोलते हैं इंक्रीज वाले को बूम, नीचे वाले को बोलते हैं बस्ट, बट नॉट इम्पोर्टेंट, बस्ट नहीं दिया हुआ तो तुम मत करना उसको। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में क्या होगा? एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी क्राइसिस होगा ऑब्वियसली। पूरा जो सर्कल है ना वो इकोनॉमी का जुड़ा हुआ है, नॉट अ कंट्री नॉट अ सेक्टर विल बी स्पेयर्ड, हर कोई इफेक्ट होगा, हर कंट्री हर सेक्टर। सी दिस थिंग, व्हीट प्रोड्यूसर्स, व्हीट का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के टाइम पे हो रहा था, पहले हो रहा था, मान लो इस लेवल पे, सी दिस थिंग, पहले मान लो इस लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वॉर होगी तो एकदम से राइज होगा, वॉर खत्म हो जाने के बाद में एकदम से डाउन होगा। प्राइस है ये व्हीट के, ठीक है, इस टाइम कोई खरीद नहीं रहा है, इस टाइम बहुत लोग खरीद रहे हैं, तो प्राइस इंक्रीज होगा फिर डाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को पहले कोई नहीं पूछता था, बट एकदम से कोविड की क्राइसिस है तो बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज हुई, तो बहुत लोगों ने उसको खरीदा, यहाँ पे फेज आ गया। अभी क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चक्कर में ऑक्सीजन सिलेंडर बना रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज भी बना रही है, बट अभी जो है कोविड के केस कम हो गए तो प्राइस भी कम हो जाएंगे, अभी उस रेट में रेमडेसिविर और ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। तो यही फेज होता है डिमांड एंड सप्लाई का। और वॉर से पहले क्या था, ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में कौन कौन सी कंट्री है, यही ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी, ये लोग मेजर प्रोड्यूसर थे व्हीट के, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करते थे व्हीट। अब क्या होगा, वॉर के बाद में, वॉर के टाइम पे ब्रिटेन को और व्हीट चाहिए, ब्रिटेन का खुद का व्हीट काम नहीं दे रहा, तो ब्रिटेन बाहर से व्हीट मंगाए, कहाँ से मंगाए, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से व्हीट मंगाएगा। और यहाँ से व्हीट मान लो हमने मंगा लिया, क्योंकि हमें व्हीट चाहिए, एडवांस में हमने बहुत सारा व्हीट मंगा लिया, वॉर जैसे एंड होगी तो व्हीट का क्या करेंगे, बहुत ज्यादा पड़ा है, फिर से उसके प्राइस गिर जाएंगे। बस यहाँ पे भी यही हुआ, ग्रेन के प्राइस गिर गए, भाव भी नहीं मिल रहा है बेचने पे। अगर वो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं मिलेगा, कोस्टिंग भी नहीं मिलेगी हमें जितना खर्चा हो रहा है, तो रूरल इनकम डिक्लाइन होंगे ना, एग्रीकल्चर वाले पैसे कैसे कमाएंगे? और फार्मर क्या है, हर बार लोन लेना पड़ता है उसको, तो फार्मर फेल डीपर इनटू डेट, डेट तो था ही, और ज्यादा डीप हो गया, और ज्यादा डेट इंक्रीज हो गया। दिस वाज द होल सिनेरियो पूरा इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर एक बार वॉर में ऐसा होता है कि डिमांड जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, और लोग फिर उसको सप्लाई करने लगते हैं, फिर कंटिन्यूअसली फिर क्या होता है, हमारा सप्लाई भी बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर डिमांड कम हो जाती है। मार्केट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। कोई भी सिंपल सा एग्जांपल देके कभी भी देख लेना, डिमांड एंड सप्लाई ऐसे काम करती है। तो ये तो हालत थी हमारे पास में ब्रिटेन की। यहाँ पे यहाँ तक किसी कोई डाउट? ओके, ये तो थी हमारे पास में हालत ब्रिटेन की। यूएस में क्या हो रहा था, यूएस वाज ऑन अ पाथ जिसमें उसके बाद में उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, एंड दैट बिकेम द ओनली सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान रखना ये बात है 1920s की, टिल 2000, 2000 तक ही मान लो, ऑलमोस्ट 70-80 ईयर्स तक कोई भी कंपटीशन नहीं था। अभी चाइना एक कॉम्पिटिटर है, चाइना हैज नॉट वॉन द पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, बट चाइना एक कॉम्पिटिटर है, और अमेरिका जो है, अमेरिका इज स्टिल एट दैट पोजीशन जहाँ पे वो चीजें थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ पे होगी, यूएस के अंदर। यूएस में वॉर खत्म हुई, वॉर के बाद में रिकवरी थी, रिकवरी जो है ना वो अमेरिका में क्विकर थी। वाई क्विकर? बिकॉज
यूएस ने पार्टिसिपेट लेट किया, उसके स्टेक्स नहीं थे, उसने अपने सोल्जर्स, अपने पैसे, अपना मटेरियल जो था वो यूज नहीं किया, तो किसके स्टेक ज्यादा थे? ब्रिटेन के। सो 1920 के बाद में जैसे वर्ल्ड वॉर एंड होती है, तो हमने देखा था कि यूएस के बैंक और यूएस के लोग जिनसे ब्रिटेन ने पैसा लिया था, दे वर नाउ गेटिंग रिचर। उन्होंने मान लो 10 लाख रुपए किसी ने दिए, तो 10 लाख रुपए उनको वापस नहीं मिले, तो इंटरेस्ट उनका राइज हो रहा है ना, मिलेंगे जब और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, सो दैट विल बी प्रॉफिटेबल। सो अमेरिका के मार्केट का एक फीचर अभी भी है, दिस फीचर इज मास कंजम्पशन, मास प्रोडक्शन, मास कंजम्पशन। यूएस में जब तुम जाओगे सुपरमार्ट में, तो वहां पे बाय टू गेट 10 फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, मतलब बहुत ज्यादा ऑफर्स भी होते हैं, एंड दे फेवर कि आप ज्यादा खरीदो, जितना ज्यादा खरीदोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलता है वहां पे। इंडिया में ऑपोजिट है, इंडिया में कोई इतना ज्यादा होलसेल में चीजें नहीं मिलती हैं, बट वहां पे यू आर एनकरेज कि आप ज्यादा खरीदो, आपको ज्यादा प्रॉफिट में ज्यादा मार्जिन मिलता है, ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1920 में। 1920 में किसने शुरुआत करी? हेनरी फोर्ड। ये फोर्ड वही है, फोर्ड एंडेवर, और फोर्ड की एक और गाड़ी आती है छोटी वाली, क्या नाम है उसका? इको स्पोर्ट, फोर्ड फीगो। ये वही वाला फोर्ड है जिसकी गाड़ियां आती हैं इंडिया में, अमेरिकन कंपनी है, फोर्ड के ट्रैक्टर्स भी आते हैं। सो उन्होंने एक सिस्टम किया, असेंबली लाइन। असेंबली लाइन में एक चीज होती है, नेशनल ज्योग्राफिक में तभी तुम देखोगे। अच्छा, पहले उल्टा, पहले क्या होता था वो देख लेते हैं। पहले होता था कि मान लो ये गाड़ी है, ये बननी है, ठीक है, तो इस पे एक साथ 10 लोग काम करेंगे, एक लोग एक बेस बनाएगा, एक टायर डालेगा। फॉर्मूला 1 रेसिंग देखी होगी किसी ने, तो देखते हो ना, एक गाड़ी स्टॉप होती है एकदम से, तो वो लैप पूरे होते हैं उसके, उसके टायर चेंज करने, रिफ्यूलिंग करनी, तो सब लोग एक साथ उस पे काम करते हैं, ठीक है। तो दैट इज योर, पहले ऐसे होता था सारा प्रोडक्शन। तो उसमें हेनरी फोर्ड ने देखा कि ये जो सिस्टम है, इट इज नॉट वर्किंग, कि सब लोग एक साथ एक गाड़ी पे काम कर रहे हैं, तो बहुत टाइम लगता है उनको। तो उसने क्या किया कि ऐसे एक सिंगल टास्क जो है गाड़ी बनाने को, मैकेनिकली और कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है कि सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो नेशनल ज्योग्राफिक पे जब तुम देखोगे अबाउट फैक्ट्रीज में, तो वहां पे दिखाते हैं कन्वेयर बेल्ट होती है जो चलती रहती है कंटिन्यूसली, कन्वेयर बेल्ट। तो शिकागो के एक स्लॉटर हाउस में उसने लिया। स्लॉटर हाउस में क्यों लिया? बिकॉज स्लॉटर हाउस में भी वहां पे कन्वेयर बेल्ट होती है, जानवरों को बांध देते हैं ना उसमें, और फिर वो मूव करते रहते हैं, क्योंकि वो हैवी होते हैं इसलिए कन्वेयर बेल्ट का यूज करते हैं। बट हेनरी फोर्ड ने क्या बोला, हम गाड़ियां भी ऐसे बनाएंगे कि हम गाड़ी की बेल्ट चलती रहेगी, यहाँ पे मान लो एक बंदा टायर बना रहा है, तो वो सिर्फ गाड़ी के टायर बनाएगा, दैट्स इट, तो गाड़ी आगे पास हो जाएगी। नेक्स्ट उसके पास जाएगी इंजन वाले के पास, वो इंजन बनाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कौन रहेगा? पेंटर वाला, तो पेंट करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट डोर्स लग जाएंगे, जो भी है, मतलब पूरा सीट वीट लगा के इंटीरियर, और एंड में गाड़ी हो गई रेडी। इसका फायदा, इसको इस चीज को बोलते हैं असेंबली लाइन को। और उसका जो नया कार प्लांट था ना, जो उसने कॉपी किया था शिकागो के स्लॉटर हाउस से, तो फर्स्ट जो कार प्लांट था उसका डेट्रॉय में लगाया। और डेट्रॉय जो है कार कैपिटल है, मतलब वर्ल्ड की बहुत फेमस फेमस कार जो है आज भी डेट्रॉय में बनती है। इस असेंबली लाइन प्रोडक्शन का फायदा क्या होगा? सीधे से आप एक ही चीज को, कराटे किड अगर किसी ने देखी है मूवी, कराटे किड में, कराटे किड किसने देखी है? रेज योर हैंड। स्टोरी याद होगी किसी को? ओके, 1 मिनट, बताओ कराटे किड की स्टोरी में क्या बोलता है उसको करने के लिए, उसका जो ट्रेनर होता है? सब वो बच्चा होता है, वो ट्रेनिंग लेता है, उससे अलग अलग ट्रेनिंग कराते हैं, पर वो होती कराटे के लिए ही है, जैसे जैकेट उतारना वगैरह। ओके, प्रिंस, प्रिंस बताना चाहेगा। एक टास्क देता है उसको करने के लिए, क्या थी वो टास्क? बताया है वैसे। अच्छा, कौन बताएगा, बताओ। सर मैं बताता। सर उसको एक खास टास्क दिया था, जो उसका टीचर था उसकी गाड़ी क्रैश हो गई थी, मतलब उसने खुद की थी। उसको ये टास्क दिया था कि जब वो आएगा, मतलब जब जब वो क्लास अटेंड करेगा, तब तब वो थोड़ा गाड़ी का पार्ट भी बनाएगा। ये ओके था। ओके ओके, इसमें वही है जो
जो पहले बताया था कि वो उसने एक टास्क और दी थी, जो मेन चीज थी वो थी जैकेट को डेली उतारना, जैकेट को रिपीटेडली पहनना और निकालना है। तो उसमें जो टास्क था ना वो यही था, जैकेट का यूज करना, बिकॉज उसकी हैंड की मूवमेंट को प्रैक्टिस करना, उसको सेम चीज करानी है। क्रिकेटर क्या प्रैक्टिस करते रहते हैं बैटिंग से पहले, कभी भी देखना, वो सिर्फ शेडो प्रैक्टिस करते रहते हैं, बैटिंग करनी है, शॉट को मैं ऐसे खेलूंगा, हैंड की मूवमेंट को, बिकॉज आप किसी भी एक चीज को मैकेनिकली और कंटिन्यूअसली एक सिंगल टास्क को करोगे, ठीक है, तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। कोई इंसान जो है कन्वेयर बेल्ट पे डेली मान लो टायर का काम कर रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, ऑपोजिट में अगर मान लो कुछ भी कर रहा है वो, तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज द असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन। और एक चीज और देखना, वो बेल्ट जो है वो चलती रहती है, सो कोई भी डिले नहीं कर सकता उसको। अगर एक ने डिले कर दिया तो पूरा डिले होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो चेक भी होता है कि आपका काम नहीं हुआ तो नेक्स्ट के पास जा रहा है, ठीक है। कोई भी ब्रेक नहीं ले सकता है, और ना ही फ्रेंडली वर्ड विद द वर्कमेट। इसको करने के लिए हेनरी फोर्ड का जो लॉजिक था वो ये था कि हेनरी फोर्ड की जो कार थी उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा, बहुत जल्दी जल्दी कार बन रही है, और हर 3 मिनट के इंटरवल में कार बन रही है, और स्पीड भी बहुत तेज हो गई है बाकी मेथड के कंपैरिजन में। इसको टी मॉडल फोर्ड भी बोलते हैं, जो पहली जो कार आई थी, टी मॉडल फोर्ड, दिस वाज द फर्स्ट कार। सारे कंसेप्ट आई होप अभी तुम्हें याद हो गया होगा। अभी जाके जब तुम देखोगे फैक्ट्री वाला सिस्टम, अभी छोटी छोटी है तो कार वाली फैक्ट्री, बहुत छोटी फैक्ट्री भी है ना, मैगी, नेस्ले, जो भी चीजें बनती हैं वो सब असेंबली लाइन पे कन्वेयर बेल्ट पे बनती हैं। सब लोगों ने इस मेथड को अभी अपना लिया है कि दिस इज द फास्टेस्ट मेथड, और इसी से जो है वी कैन इंक्रीज आवर कैपेसिटी। दूसरी चीज आप क्या देखेंगे, ऑब्वियसली वर्कर देख रहे हो, वर्कर को ना रेस्ट मिल रहा है, ना वर्कर वहां पे कुछ काम कर पा रहा है, तो वर्कर क्या करेगा, वर्कर प्रोटेस्ट करेगा। वर्कर बोलेगा कि मैं तो कुछ काम कर ही नहीं, मतलब मुझे तो कुछ पैसा मिल ही नहीं रहा है। सो उसके बाद में क्या होगा, उन्होंने क्विट किया कि हम काम नहीं करेंगे इस मेथड। ऑब्वियसली क्यों करेंगे, तो फोर्ड ने क्या किया, फोर्ड ने बोला कि मैं जो तुम्हारी डेली वेज है, सैलरी है ना, उसको डबल कर रहा हूँ, $5 पर डे, बट कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं करेगा मेरे प्लांट। ट्रेड यूनियन क्या होती है, वर्कर के लिए जब बातें करते हैं लोग, वर्कर की यूनियन होती है, तो वो हमेशा नेगोशिएट करते रहते हैं कि वर्कर को ज्यादा सैलरी मिले, कम टाइम मिले, मतलब ज्यादा टाइम का रेस्ट मिले, कम पैसे पैसे ज्यादा मिले, अगेंस्ट जो भी वर्कर होता है। तो हेनरी फोर्ड ने बोल दिया मैं डबल कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, ठीक है, और लेकिन उसमें तुम मुझे प्रॉमिस करोगे यू विल वर्क हार्डर। बट एक चीज देखना, अगर उसने डबल कर भी दिया है, फिर भी ये कह रहा है कि दिस इज द बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन, फिर भी उसने बहुत पैसे कमाए, $5 डबल करके भी। सो दिस वाज द सिनेरियो, ठीक है। मीटिंग को रीज्वाइन करो, देन विल कंटिन्यू दिस, रीज्वाइन द मीटिंग।